गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उदारवाद और उग्रवादियों में अंतर जानेंगे कि उदारवाद और उग्रवादी में क्या अंतर था। तो उदारवादी बहुत ही उदारता से कार्य करते थे, सहनशीलता की भावना थी, और उग्रवादियों के अंदर सहनशीलता की भावना नहीं हो रही, वो तुरंत ही परिणाम चाहते थे। इसमें है पहला है उदारवादी। तो सामाजिक आधार जमींदारी एवं शहरों के उच्च मध्यवर्गीय लोगों के बीच थी। तो उसके बाद है उग्रवादी कैसे थे, सामाजिक आधार शहरों के विशिक्षित एवं निम्न मध्यवर्गीय लोगों के बीच। उसके बाद ब्रिटेन न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी जो थे वो ब्रिटेन न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, लेकिन उग्रवादी इसमें कोई विश्वास नहीं रखते थे। ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा। उदारवादी की ब्रिटिश ताज में निष्ठा थी, लेकिन इनका विश्वास ब्रिटिश ताज पर भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य था। ये इनको अयोग्य मानते थे कि इन पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता है अंग्रेज ब्रिटिश सरकार पर। पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक। उदारवादी थे जो वो पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, लेकिन भारतीय समारोह जो उग्रवादी थे वो भारतीय समारोह के आयोजन तथा प्रेस शिक्षा एवं भारतीय साहित्य के समर्थक थे। ये अपनी तरह से कार्य करते थे। यह सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने एवं संवैधानिक सुधारों की ये मांग कर रहे थे कि सहभागिता में हमारे भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन जो उग्रवादी थे वो दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज्य की मांग कर रहे थे। कहते थे हमें उसका वो नहीं चाहिए, हमें उनकी कोई दया नहीं चाहिए, हमें तो हमारा राज्य जो हमारा भारत है हमें स्वतंत्र चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए अपना। आता है बंग आंदोलन। बंगाल विभाजन को हम बंग के नाम से जानते हैं। तो हैं दिसंबर 1903 है ये। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी। एक घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन। इस कारण बताया कुछ और गया कि आबादी बहुत ज़्यादा, लेकिन आबादी ऐसा नहीं था। भारतीय जनता का मानना है कि बंग करके यानी शक्ति को विच्छेद करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना था, किंतु सक्षम नहीं होता। किंतु कारण कुछ और था। उनका उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना। बंगाल इस समय भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल था उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के जहाँ उसकी सबसे प्रमुख केंद्र था, जहाँ राष्ट्रवादता की नीति चलती थी। दो आधार पर बांटा गया, एक भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। भाषा और धर्म के आधार पर कि भाषा कुछ यहाँ भाषा जान रहते हैं बहुत सारे भाषा के, तो इसमें भेदभाव होता है। और धर्म के आधार पर भी हिंदू मुस्लिम में बांटा गया। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय को उभारना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम का दंगा करा के या ये अपना उद्देश्य था वो सिद्ध करना चाहते थे। अतः उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन विरोध। फिर उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन विरोध किया गया। इसमें लोगों ने क्या किया, इसमें सुरेंद्र बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। इन्होंने उदारवादियों को विभाजन के विरोध किया। इसमें कैसे किया, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिए, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव आयत किए, लेकिन कोई इनका हितवादी संजीवनी बंगाली पत्रों के माध्यम से विरोध किया। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी इस पर इनका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग तो अपनी नीति को ही मानना चाहते थे। भारत व इंग्लैंड के शिक्षित भारतीयों के माध्यम से जनमत तैयार करने को कहा। और जो उदारवादी थे उन्होंने इंग्लैंड शिक्षित भारतीयों के माध्यम से ऐसे जनमत तैयार करने को कहा जिससे विभाजन वापस लिया जाए। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने को जो 7 अगस्त 1905 में एक बंगाल विभाजन के विरोध के लिए कहाँ पर, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। लोग एकत्रित हुए, अपनी अपनी बात रखी, और जहाँ पर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई कि हम अपना स्वदेशी माल ही बनाएंगे और वही यूज करेंगे, हम विदेशी सामान खरीदेंगे ही नहीं। अतः इसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों व लिवरपूल के नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया। जो राष्ट्रवाद की नीति थी, अपना स्वदेशी सामान यूज करने की बात थी, तो उसमें उन्होंने राष्ट्रवादियों ने उदारवादी थे, उन्होंने जो सामान बना हुआ था मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल का नमक आदि का बहिष्कार करने का, अपने स्वदेशी का यूज करने के लिए बोला, उपयोग करने के लिए। अब आता है 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, कब, 16 अक्टूबर 1903 से शुरू हुआ था और कुछ जब 5 में ये हो गया। जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, आंदोलनकारियों ने यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। ऐसे आता है इसके समझ आया, शोक दिवस के रूप में आता है। रोलट एक्ट क्या था, एक ही उन्होंने
1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत सोच व संतोष का वर्ष था। क्या था? अत्यंत सोच व संतोष का वर्ष था 1919। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना, देश में राष्ट्रीयता की भावना बहुत तीव्रता से फैल रही थी तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, क्या क्रांतिकारी गतिविधि, जो क्रांतिकारी गतिविधि कर रहे थे जो उग्रवादी, कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी। पुनः उसे एक शक्ति चाहिए थी, एक ऐसा विचारक चाहिए था जिससे कि इसको रोका जा सके, क्योंकि भारत की रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त प्राय थी। इस संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी, किसको? सर सिडनी की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहाँ तक फैले हुए हैं, जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ तक फैले हुए, इनको सर सिडनी को ये चीज़ मैं पता करनी थी, विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोगों के लिए कहाँ तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार कानूनों की आवश्यकता है और उनसे किस तरह से हम निपट सकते हैं, किस तरह के कानूनों की जरूरत पड़ेगी। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट समिति ने उनकी सिफारिशें की। उन्हें रॉलेट एक्ट, जो उनकी सिफारिशें आई रॉलेट की, जो उन्होंने अपनी जांच पड़ताल की, उसे रॉलेट एक्ट के नाम से, क्योंकि इनका नाम रॉलेट था तो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे, जिसमें उच्च न्यायालय कितने वकील थे? 3 थे। वह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत, कैसे मान्य करता? जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे, जो कानून के अंतर्गत मान्य नहीं थे, वो ऐसे कानूनों को मानता था। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की, जो ये कानून थे उनके विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती थी। ऐसे कानून थे विधि के विरुद्ध। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार, न्यायालय द्वारा जो बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की असाधारण शक्तियां दी गई थीं। कौन कौन सी दी गई थी? सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की असाधारण शक्तियां प्रदान की गई थी इस न्यायालय को, जिसमें 3 वकील थे। युद्ध काल में यह विधेयक उचित माना गया, युद्ध काल में उस विधेयक को उचित माना गया जा सकता था। युद्ध काल जब होता है तो उचित है, लेकिन वैसे उचित नहीं था। लेकिन शांति काल में यह पूर्णतः अनुचित था। इसमें शांति काल में पूर्णतः इस तरह की नीति अनुचित थी। भारतवासियों ने इस कानून को काला कानून, क्या कहा? रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून जानता है? काला कानून कहा तथा इसका तीव्र विरोध किया। थैंक यू।